पे थे आप, बहुत भीड़ थी, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको बिहार में? देखिए, जहाँ पे भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और एनडीए गठबंधन के प्रति जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये मेरे उस विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करता है जब हम लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और वही रिस्पॉन्स जनता के माध्यम से भी देखने को मिलता है। लेकिन आपके चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा उहापोह है। मैं वो कहानी सुनना चाहता हूँ जो कि उस मंच पे हुआ जिस मंच पे प्रधानमंत्री भी भाषण देने के लिए आने वाले थे और आपके और मुख्यमंत्री के बीच में कुछ बातचीत हुई। प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या बातचीत हुई? ऐसी कोई बातचीत नहीं है जो बताने की जिसकी ज़रूरत हो। मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आए, बातचीत हुई, हम दोनों के बीच की बातचीत है। अब इसको क्या ही मैं ज़्यादा सार्वजनिक करूं, बट कतई वो कोई चुनावी दृष्टि से या मंच प्रधानमंत्री जी का था, तो कोई और ऐसी बातचीत खास विशेष ऐसा जो मैं शेयर करूं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। उन्होंने आपको पूछा कि चिराग, आप विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आप केंद्र में मंत्री हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पास अभी उम्र है, और क्या क्या कहा उन्होंने? इतनी सारी बातचीत मेरे मुख्यमंत्री के साथ होगी तो मुझे ही नहीं पता था। बताइए, मैं भी बिहार से हूँ, थोड़ा बहुत खबर तो रखूंगा। नहीं, देखिए, कोई गंभीर, और जैसा वो मंच था, प्रधानमंत्री जी मंच पे उस वक्त आने वाले थे, उससे ठीक पहले ही, और हम सब लोग साथ में खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पे, आदरणीय ललन सिंह जी वहाँ पे खड़े हुए थे, बगल में नित्यानंद राय जी खड़े हुए थे, दिलीप जायसवाल जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग हम लोग साथ में हम लोग खड़े हुए थे और इन जनरल बातचीत हो रही थी। कोई ऐसा विशेष नहीं कि कौन लड़ रहा है, कहाँ से लड़ रहा है, कौन सी सीट, ये वो, इतना डिटेल में कोई बातचीत। बट उन्होंने कहा ना आपको कि आप बिहार का चुनाव मत लड़िए, मतलब नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एमएलए का चुनाव आप खुद मत लड़िए, ये बात नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। क्या कहा उन्होंने? बट उन्होंने जानकारी जरूर जाननी चाहिए कि आप इच्छा रख रहे हैं, तो मैंने बोला हाँ सर, इच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि मत लड़िए, आपके अभी आप केंद्र में कोई बातचीत नहीं। इतना तो जरूर कहा होगा ना, आप केंद्र में मंत्री है, क्यों लड़ना चाहते हैं? नहीं, वो अपना अनुभव वो साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि वो भी केंद्र में रहे और फिर राज्य में आए, और जो कि हकीकत भी है। केंद्र में भी उन्होंने बड़े विभागों की लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने का काम किया जब श्रद्धेय वाजपेयी साहब थे, और उसके बाद फिर 2005 से तो राज्य में जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने आपके पिताजी के बारे में भी कहा कि वो भी तो लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। ये इतनी बातचीत हमको नहीं लगता कि समय था कि इतनी ज्यादा विस्तृत बातचीत हुई हो। तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब इसी से शुरू करते हैं। देखिए, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और मैंने हर मंच से इस बात को मैंने कहा भी है। आप खुद चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मैं लड़ना चाहता हूं। मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, देखिए, ये फैसला अंतोगत्वा मेरी पार्टी को करना है। और जब मैं ये कहता हूं तो छूटते ही मुझ पर सवाल आता है कि भैया पार्टी तो आप ही हैं। पार्टी तो आप ही हैं। इससे पहले अगर आप ये कहें, मैं खुद ही इसका जवाब दे दूं। जब मैं कहता हूं कि ये फाइनल डिसीजन पार्टी को लेना है, मेरे कहने का तात्पर्य ये होता है कि पार्टी को इस पे मंथन करना है, पार्टी को इस पे अध्ययन करना है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा है, क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरे गठबंधन को फायदा है। कई बार ऐसा होता है कि जब केंद्रीय नेता जब राज्य के चुनाव में जाते हैं, और भाजपा ने ये प्रयोग कई बार किया है, कई राज्यों में किया है, जहां पे उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को, सांसदों को तो जरूर, बट मंत्रियों तक को उन्होंने राज्य के चुनाव में उतारने का उन्होंने काम किया और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ऐसे में ये प्रस्ताव पार्टी के समक्ष मैंने जरूर रखा कि मेरी इच्छा है, मैं वापस बिहार जाना चाहता हूं। क्या ऐसा लगता है कि उससे मेरी पार्टी को, मेरे गठबंधन को उससे लाभ है, उससे फायदा है? तो अगर पार्टी ये कहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहूंगा। ये आपने कहा कि बीजेपी ऐसा लड़वाती है, क्या बीजेपी से भी इस बारे में कोई चर्चा हुई है? मेरी अपनी पार्टी है, मैं गठबंधन में जरूर हूं, पर मेरी गठबंधन राजनीतिक विषयों को लेकर है, मेरे पार्टी के विषयों को लेकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यदि आप खुद चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो बाकी समीकरण बाकी पार्टियों के खराब होते हैं जो एनडीए के ही घटक दल हैं, और आपने पिछली 2 बार से ऐसा किया है। मेरे चुनाव लड़ने से कोई समीकरण कैसे खराब होगा, मेरी ये समझ के परे। पिछली बार आप 234 सीट पे लड़ गए थे, जेडीयू की हालत देखिए आप। पिछली बार मैं अकेले चुनाव लड़ा था, वो एक ऐसा परिस्थिति उस वक्त ऐसी थी जब मैं एनडीए गठबंधन से मैंने स्वतः बाहर होना मैंने स्वीकारा, और उस वक्त 137 सीटों पर मैंने उस वक्त चुनाव लड़ा।
चुनावी दृष्टि से अगर जीत हार देखी जाए तो सिर्फ एक ही हम लोग का विधायक जीता, बट पार्टी को लगभग 6% का मत उस वक्त हासिल हुआ। पर वो परिस्थिति अलग थी। आज की तारीख में जब मैं मजबूती से एनडीए गठबंधन के मैं साथ हूँ, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरे चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन के भीतर का कोई समीकरण खराब हो। विपक्ष में ज़रूर इस बात को लेकर खलबली है और कई लोग नहीं चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। आप अपनी पार्टी को, अपने कैडर को क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार के लिए वोट करिए, क्योंकि आप पिछले 2 विधानसभा चुनाव आप नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े हैं। अब पहली बार होगा लोकसभा चुनाव में, तो चलिए आप प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग लेते हैं, ये पहला चुनाव होगा विधानसभा में जिसको मैं आपको मंच से कहना होगा कि नीतीश कुमार जी के लिए वोट दीजिए। आप कैसे कन्विंस करेंगे? इसका एक और ये है कि इसके पीछे जब महादलित आयोग वो बना था तो उसमें से पासवान को अलग कर दिया गया था, वो भी एक मुद्दा है। देखिए, जब हमारी पार्टी सन 2000 में बनी और 2000 से लेकर अभी तक परिस्थितियां विभिन्न कारणों से कुछ ऐसी रही कि हम लोगों ने कभी विधानसभा का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कभी साथ मिलकर नहीं लड़ा। 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी के गठन के बाद पहली बार चुनाव लड़ा और उस वक्त फरवरी का चुनाव हो या नवंबर का चुनाव, दोनों चुनाव उस वक्त उन्होंने अकेले लड़ा। 2010 वाले चुनाव में भी वो दूसरे गठबंधन का हिस्सा थे, आदरणीय लालू जी के साथ थे। और 2015 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गठबंधन महागठबंधन के तहत लालू जी के साथ हो गया था और 20 वाला चुनाव मैंने अकेले लड़ा। ये पहला चुनाव, बिल्कुल आपने सही कहा, पहला चुनाव है जब हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ विधानसभा का लड़ रहे हैं। बट अनुभव लोकसभा से है हम लोगों को। लोकसभा का चुनाव जिस तरीके से 19 का हो या 24 का हो, हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर लड़ने का काम किया और बहुत खूबसूरत परिणाम हम लोगों को देखने को मिले। और आज की तारीख में भी मैं मानता हूं कि ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। जिस तरीके से पांचों दल का ये एक अलायंस है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और मेरी पार्टी तो है ही, पर मांझी जी और कुशवाहा जी के आने से ये एक बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले 4 अगर आप उपचुनाव देखें जो बिहार में हुए, उसमें जिस तरीके से रिजल्ट आया, बेलागंज जैसी सीट जो हम लोग लगभग पिछले 3.5 दशक से एनडीए कभी नहीं जीता था, वो सीट हम लोग जीते। तरारी वाली सीट हम लोग जीते। तो मैं मानता हूं कि साथ मिलकर लड़ने से परिणाम बहुत खूबसूरत आएंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। कितनी सीटें लड़ेंगे? अब बात सीट पे आ गई है, कितनी सीटें चाहते हैं आप? मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा बाबा अगर मैं कोई भी ऐसी चर्चा सार्वजनिक मंच पे मैं पहले करूं और गठबंधन के भीतर मैं बाद में करूं। मुझे लगता है ये तमाम वो विषय हैं जो एक बार गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा तय होने जरूरी है और फिर उसको सार्वजनिक 5 सांसद है ना आपके जी, तो 30 सीट तो चाहिए आप कम से कम आपको। या पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? मैं आपके पास कोई तो आंकड़ा होगा, कुछ तो तैयारी जरूर आंकड़ा है मेरे पास। आंकड़ा है मेरे पास, सीटों की संख्या के साथ साथ सीटों का चयन है। मैं जानता हूं कि मेरी प्राथमिकता में कौन कौन सी सीट है जो मुझे चाहिए होंगी लड़ने के लिए। और इतनी स्वतंत्रता गठबंधन के भीतर हम लोग को जरूर मिलती है कि खुलकर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं एनडीए गठबंधन के साथ, ये मेरा 6ठा चुनाव होगा जो हम लोग साथ मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं। 14 का लड़ा, 15 का लड़ा, 19 का लड़ा, 20 का एक अगर छोड़ दे फिर 24 का हम लोगों ने लड़ा और अब ये 25 का हम लोग साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। और हर चुनाव में बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता से हम लोग की सीट शेयरिंग हुई है और उतनी सहजता से इस बार भी होगी। नंबर ऑफ सीट इंपॉर्टेंट होगा या टाइप ऑफ सीट इंपॉर्टेंट होगा? क्वालिटी ऑफ सीट विल मैटर फॉर मी। मैंने हमेशा मैं इस बात का मैं पक्षधर रहा हूं कि सिर्फ संख्या दिखाने के लिए या सिर्फ जनता के बीच हल्ला करने के लिए कि देखिए हम इतनी सीट पे लड़ने, इतनी सीट पे लड़ने, कोई मतलब नहीं है। और मैं चाहूंगा कि हर वो सीट हर उस घटक दल के पास जानी चाहिए जहां पर वो मजबूत हो, जहां पर आपकी मजबूती हो, ताकि हर दल का स्ट्राइक रेट बेहतर हो। तभी ओवरऑल एनडीए का स्ट्राइक रेट अच्छा जाएगा। लोकसभा में मुझे खुशी है कि मैंने सिर्फ वही 5 सीटें ली जिसपे मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जीत सकता हूं। उसके अलावा भी अगर मुझे कोई मिलती तो मैं वही सीटें लेता जहां पे मुझे विश्वास रहता कि मैं जीत सकता हूं। सिर्फ संख्या दिखाने के लिए कि मैं 8 पे लड़ रहा हूं, मैं 10 सीट पे लड़ रहा हूं, मैं वो सीटें मैं कतई नहीं लेता। उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में भी मोर देन द नंबर ऑफ द सीट, द क्वालिटी ऑफ द सीट्स विल मैटर फॉर मी, ताकि मेरा स्ट्राइक रेट बरकरार रहे। इसका मतलब कम सीटें भी चलेंगी यदि क्वालिटी की सीट जीतने वाली। मैं कतई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कम सीटें भी चलेंगी। अच्छी सीटें अच्छी संख्या के साथ, और वो गठबंधन में जरूर मुझे लगता है हर किसी को पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से सम्मानजनक सीटों का बंटवारा होगा, ये मैं मानता हूँ। क्वालिटी ऑफ सीट मतलब जो आपने कही
और चिराग पासवान भी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। जी बिल्कुल लड़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है। मैं कल वाले कार्यक्रम के बाद में कुछ चैनल पे देख रहा था कि ये नैरेटिव चल रहा है कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता, बट ये नैरेटिव विपक्ष के द्वारा चलाया जाता चलाने वाला एक नैरेटिव रहा है, जहाँ पे उनकी चिंताएं बढ़ती हैं अगर मैं बिहार की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। बट हाँ, मेरी इच्छा जरूर है कि मैं चुनाव लड़ूं। कई लोग ये भी मानते हैं कि चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि मेरी इच्छा है, पार्टी तय करेगी। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा एनडीए में बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए। मेरे बारे में हर बार ये कहा जाता है बाबा, ये पहली बार हम लोग साथ में नहीं बैठ रहे। हर चुनाव के वक्त हम लोग ऐसे ही हम लोग साथ में बैठते हैं, और हर चुनाव में ये एक आरोप मुझे लगता है बहुत सहजता से मेरे साथ आता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है ये सीटें बढ़ाने के। बट हकीकत है, जो मैंने कहा है, आई हैव ऑलवेज वॉक द टॉक। जो मैंने बोला है मैंने उसको करके भी दिखाया। 2020 में कतई कोई नहीं मान रहा था, उस वक्त भी मुझ पर यही कहा जा रहा था कि मैं सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, दबाव की राजनीति कर रहा हूँ, और अंतोगत्वा जितनी सीटें मिलेंगी मैं मान के मैं गठबंधन के साथ में चला जाऊँगा। बट ऐसा हुआ नहीं, मैंने अकेले लड़ा। उस वक्त जबकि संख्या कंसर्न नहीं था, उस वक्त जिस विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता था, जिसकी वजह से गठबंधन में समझौता नहीं हो पाया। क्या यदि महाराष्ट्र फार्मूला के तरह आपकी पार्टी में कुछ लोग बीजेपी के कुछ लोग आपके सिंबल पे लड़ें, क्या आप ये इसके लिए तैयार होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्यों ऐसा कोई करेगा जब मेरे पास मेरे अपने मजबूत उम्मीदवार हैं। पार्टी ने इतने वर्षों में मेहनत की है, मेरे नेताओं ने मेहनत की है, उनका हक बनता है चुनाव लड़ने का। तो और मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में भी इस तरीके की कभी कोई चर्चा महाराष्ट्र में देखने को मिला है। ये मुझे नहीं पता दूसरे राज्य में क्या हुआ क्या नहीं, बट ऐसा समझौता कभी हम लोगों ने एनडीए में बिहार में नहीं किया। कुछ और इश्यूज हैं जो देश में चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू ये है कि कथावाचक को लेकर के, एक यादव कथावाचक और ब्राह्मण कथावाचक को लेकर के काफी विवाद है। आपकी क्या सोच है? क्या केवल ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है? कोई दलित नहीं हो सकता यदि उसको वेद का, रामायण का और महाभारत का ज्ञान हो तो? बिल्कुल हो सकता है। और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि धर्म में जाति, राजनीति में जाति, राजनीति में धर्म, ये ऐसे विषय हैं जिसको कभी एक दूसरे के साथ मिश्रित कर नहीं देखा जाना चाहिए। धर्म का एक ऐसा विषय है जो कि धर्म के जानकार ही उस पे अपनी बातों को मजबूती से रख सकते हैं, अब वो भले किसी भी जाति से आते हों। ये स्वतंत्रता मुझे लगता है हर धर्म देता है, और देनी भी चाहिए कि आप किसी भी जाति से आते हों, अगर आप उस धर्म के जानकार हैं और आप उस धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। बट इसमें भी जब कोई जात पात देखता है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। माथा का मुंडन कर दिया, पता गलत है ये, बहुत गलत है ये, बहुत गलत है ये कतई। और आज दिक्कत यह है कि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज में भेदभाव की सोच को बढ़ावा देने का निरंतरता में प्रयास करते रहते हैं, जिसका प्रमुखता से विरोध किया जाना जरूरी है। जो भी व्यक्ति जिस भी विषय का जानकार हो, भले वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसको अपनी बातें रखने का पूरा हक, पूरा अधिकार है। ये भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी उनको देता है। एक बयान ये भी आया कि किसी ने कहा कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। गलत है ये। संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आज ये देश है तो संविधान की वजह से है। ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये बात भी उठ रही है, आरएसएस के एक बड़े जो पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। देखिए, उसकी पृष्ठभूमि हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये विषय उन दो शब्दों का नहीं है, ये विषय आपातकाल के दौरान लिए गए फैसलों का है। आपातकाल जिसको हम लोग एक काले अध्याय के तौर पर हम लोग देखते हैं, और हर वो व्यक्ति जिसने आपातकाल की प्रताड़नाओं को झेला है वो इस बात से हमेशा सहमत रहेगा, जिसमें मेरे परिवार के भी सदस्य रहे, मेरे खुद के पिता रहे हैं, जो उस आपातकाल के दौरान जिनको जेल जाना पड़ा, अलग अलग तरीके की उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, उस दौरान लिए गए फैसलों का जब आप उस पूरे कालखंड का विरोध करते हैं तो कैसे आप उन फैसलों का आप समर्थन कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। और किस तरीके से प्रस्तावना में, जो कि मूल स्वरूप है, अगर इतना ही ये ज़रूरी होता,
मैं तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं उनके सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ और वो हमारे संविधान के निर्माता हैं। जब उनको ही इस बात की जरूरत नहीं महसूस हुई कि इन दो शब्दों को जोड़ा जाना चाहिए, आपने उस प्रस्तावना को ही आपने चेंज कर दिया, आपने मूल स्वरूप को ही चेंज कर दिया। और आज किस मुंह से राहुल जी वो संविधान की वो लाल कॉपी अपने हाथ में लहराते हैं, और जब वो बोलते हैं कि एनडीए आएगी और हम लोग संविधान चेंज कर देंगे, जबकि सही मायनों में संविधान चेंज करने का काम तो उस वक्त की प्रधानमंत्री और राहुल जी की दादी उन्होंने करने का काम किया था, इंदिरा गांधी जी ने। बट अभी तो आप जाति का विरोध कर रहे थे, फिर तो आप तो सबसे बड़े सेकुलर हुए, आप तो बड़े सोशलिस्ट है, आपके पूरे पार्टी की नींव ही उस पर रखी गई, आपके पिताजी उसी विचारधारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी समाजवादी मेरी सोच है। सेक्युलरिज्म से हर व्यक्ति अपने आप को जोड़कर देखता है, बट मैं उस परिपेक्ष की बात कर रहा हूं जिस परिपेक्ष में ये पूरा विषय उठा है। जब आप पूरी इमरजेंसी के दौर का जब आप विरोध करते हैं तो उस वक्त लिए गए हर फैसले का कौन नसबंदी का समर्थन कर सकता है? आज मेरे तमाम मुसलमान भाई पटना में बैठे हैं, वहां पे वक्फ बिल का वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में जब इमरजेंसी के वक्त जब यहाँ तुर्कमान गेट से जब सबको निकाल दिया गया, आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर गाजियाबाद के आसपास कहीं पे नसबंदी कॉलोनी के नाम से ये लोग वहां पे स्थापित किए गए हैं। इन लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया, वो सही है। पर अगर हम लोग गरीब मुसलमान को उसका हक दें तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में वापस मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, जब आप इमरजेंसी के इन तमाम फैसलों का विरोध करते हैं तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ है। हम लोग उसकी निंदा करते हैं। तो आप भी चाहते हैं सेकुलर सोशलिस्ट शब्द हटा दिया जाए? हर वो फैसला जो इमरजेंसी के दौरान लिया गया था, मैं इस सोच से आप शब्दों पे जा रहे हैं, मैं कतई मैं शब्दों पे नहीं जा रहा, मैं उस सोच पे जा रहा हूं किस तरीके से संविधान के मूल स्वरूप को बदलने की सोच रखी गई। एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। मैं उस सोच की खिलाफत करता हूं। आपने वक्फ बिल का विरोध के बारे में कहा, तेजस्वी ने भी कहा, कल एक बड़ी सी मीटिंग हुई पटना में कि वक्फ कानून को खत्म कर देंगे। आपकी क्या राय है इस मामले पर? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरी पार्टी और ख़ास तौर पे जिनका खून मेरी रगों में है, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा से अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ बनने का उन्होंने काम किया। और जब मैं अल्पसंख्यक समाज की बात करता हूँ, मैं खासतौर पे मुसलमानों की मैं बात करता हूँ। और हमेशा हम लोगों ने अपने आप को एक पहरेदार की तरह उस सरकारों में अपने आप को देखने का काम किया जहाँ पे हम लोग दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के हितों का संरक्षण कर सकें। आज भी मैं उसी भूमिका में हूँ। ये वक्फ संशोधन जब ये आया, इसके ऊपर मेरी पार्टी ने विस्तार में चर्चा की और इसीलिए हम लोगों ने आग्रह किया था सरकार के सामने एक सहयोगी होने के नाते कि इसको एक कमेटी में भेजा जाए। सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए गठित की, जिसकी हम लोगों ने स्वागत भी किया ताकि हर स्टेक होल्डर को मौका मिला अपनी बातें रखने का। जो संशोधन हम लोगों ने दिए वो संशोधन वहां पे स्वीकारे गए। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि जिस स्वरूप में इस बिल को लाया गया, ये एब्सोल्युटली पुअर मुसलमान है, गरीब मुसलमानों के हक में किए गए ये संशोधन है। मुट्ठी भर मुसलमान जिनके हाथों में एक बड़ी संपत्ति थी, उसको कैसे फर्दर बाकी मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको लेकर जबरदस्ती आपकी संपत्ति को ना ले लिया जाए, उसको लेकर इसमें बदलाव किए गए हैं। हर वो मुसलमान जो इसको पढ़ेगा समझेगा वो ये जानेगा कि गरीब मुसलमानों के हक। ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव में ये मुद्दा बना।